मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू कुशवाहा। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलो तो क्वेश्चन को फटाफट हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में है हमारे सत्य असत्य। सत्य सत्य है और इसमें हमको कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनो, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। तो सभी परमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं और सभी अपरमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। तो प्रत्येक अपरमेय संख्या भी वास्तविक हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको क्या कर देंगे? सत्य। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है? कारण भी तो देना है। तो इसमें के कारण में हम लिख देंगे कि जो वास्तविक संख्याओं का संग्रह है, जो इनका ग्रुप है ना, वो कैसे बनता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यही लिख देंगे हम कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, संग्रह यानी कि इनका ग्रुप कैसे मिलकर बनता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है, तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन कौन संख्या से बनी मिलकर बनती हैं? परमेय और अपरमेय। तो सुनो, प्रत्येक परमेय संख्या भी वास्तविक हो जाएगी और प्रत्येक अपरमेय संख्या भी वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? इसमें लिखा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम क्या है? हमारी एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो रूट एम के रूप में पूछ रहा है हमसे कि सत्य है कि असत्य, कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वे रूट एम के रूप में होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एम की जगह पर कौन सी संख्या रखना है हमको? प्राकृतिक संख्या रखना है। तो आप लोगों को हम एक बात बता दें, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से सुनना कि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, क्योंकि m तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, m का मान यहाँ पर हम रखेंगे, प्राकृतिक संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी माइनस की संख्या नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से सुनो सबसे पहले तो, कि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल है ना, वो माइनस का नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? असत्य कर देंगे। क्या कर देंगे? असत्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो इसका कारण भी लिख देंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी माइनस की संख्या होती है ना, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। तो यही लिख देंगे हम, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है, नहीं होती है। तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को। तो m की जगह पर हमको क्या रखना है? प्राकृतिक संख्या रखना है। तो हमने बताते पहले दिया ही है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो कभी भी माइनस की संख्या नहीं निकल के आता है। जैसे हम m की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? बाहर 1 आ जाएगा। रूट 2 का 2 ही रहेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। रूट 4 है, ये तो इसका कितना बाहर निकल के आ जाएगा? 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इस पर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, और इसका कितना बाहर निकालते थे? प्लस माइनस का 2 निकाला करते थे, क्योंकि ये x के लिए है। क्या के लिए है? x के लिए है। ठीक है, लेकिन यदि हमको पहले से पता हो कि ये रूट के अंदर कौन सी संख्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो फिर ये कैसा निकल के आएगा?
प्लस का ही निकल कर आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला वाला 77 यानी तीसरे नंबर का। इसमें लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सुनो, जो वास्तविक संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अभी हमने पहले बारे में बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी अपरिमेय भी आ जाएंगी और सभी परिमेय भी आ जाएंगी। तो सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होंगी, क्योंकि फिर परिमेय कहाँ जाएंगी? ठीक है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर तो बनती है वास्तविक। तो सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो होती है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है, क्योंकि क्या हो जाएगा? असत्य। तो देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये कि कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, 1 2 3 4, ठीक है, या कोई भी। तो जैसे 2 है तो 2 परिमेय तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसे दो तरीके से लिख सकते हो, जो अच्छा लगे सो आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में बताओ कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो जाएंगी, क्योंकि फिर परिमेय कहाँ जाएंगी? ठीक है, तो परिमेय भी होती हैं, ठीक है। तो हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में 3 सत्य सत्य थे, ठीक है। पहला हमारा सत्य निकला और 2 कैसे निकल गए? असत्य निकल गए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरे नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। तो उसको समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फिर लिख लेना कुछ करके। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमको सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करके देखना है, वो अपरिमेय है कि परिमेय। चलो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों को देखते हैं। क्या होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक? जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या है ना, गिनती वाली, यही हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। करना क्या है इनका? तो इनका वर्गमूल करना है। वर्गमूल मतलब रूट लगाना। चलो रूट लगा दें, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, सबके ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया? ये धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल हो गया। अब कह रहा था बताओ कि परिमेय अपरिमेय है कि परिमेय कैसा? तो चलो ये और चेक कर लें कि परिमेय है कि अपरिमेय। देखो ये तो हमेशा लिख सकते 1 गुणा 1, तो इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं कैसा? 2 गुणे 2, तो इसका कितना बाहर आ जाएगा? इसका बाहर आ जाएगा 2। ये ऐसा ही रहेगा। तो आप लोग देख रहे कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक थे उनका जो वर्गमूल है, कुछ संख्याएं बाहर आ गई और कुछ संख्याएं बाहर नहीं आई। तो ध्यान से सुनो, जो बाहर निकल के आ गई वो हमारी परिमेय होगी, और जो बाहर नहीं निकल के आई हैं वो कैसी है? अपरिमेय। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है उसमें से कुछ परिमेय हो रही हैं और कुछ अपरिमेय हो रही हैं, ठीक है। अब पढ़ो ये पहली वाली लाइन क्या लिखा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 और 4 इनके वर्गमूल तो परिमेय हैं, ठीक है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं सभी के अपरिमेय नहीं होंगे, कुछ के हो जाएंगे अपरिमेय। जैसे √3 का अपरिमेय हो गया, √2 का हो गया, √3 का हो गया, √5 का, तो ये अपरिमेय हो जाएंगे। लेकिन √1, √4, √9, √16, √25 यानी जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती ना, पूर्ण वर्ग, उनके वर्गमूल कैसे हो जाएंगे? परिमेय, और बाकी जो संख्या बची है वो कैसी होंगी? अपरिमेय, ठीक है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सीधा जवाब दे देना कि नहीं, ठीक है। और बोल भी रहा यदि नहीं, यानी उसको खुद पर विश्वास नहीं है कि कैसा, यानी उसने हाँ बोल दिया कि हाँ नहीं, यदि नहीं।
तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो ऐसी संख्या जिसका परिमेय, जैसे √1 हो गया, √4 हो गया, ठीक है, तो √9 है, ये हो जाएंगे। कोई भी एक लिख दो, जैसे इसके उदाहरण में लिख देंगे हम, जैसे √4 ही लिख दो, ठीक है, इसका कितना बाहर आ जाएगा 2। तो ये 4 ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल परिमेय है। ठीक, लिखते हमारा हो जाएगा। हो गया, ये इतना ही था, छोटा सा क्वेश्चन, इसमें इतना ही लिख देना, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हम पूरी प्रश्नावली के उदाहरण के और सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा कौन सा, तीसरा। इसमें हम क्या करेंगे, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में इसी प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जिसमें √2 और √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था। उसी प्रकार हम √5 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। बहुत सरल होता है। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे 0 ले लिया, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 2, इस साइड आएंगे तो -1 -2, ये हमने एक संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करना कि स्केल, यानी स्केल से ये बराबर बराबर गैप करना है। ठीक है, आप लोग 1-1 इंची के गैप कर लेना। वो एक बात और ध्यान देना कि √4 का वर्गमूल कितना होता 2, तो √5 का वर्गमूल कैसा होगा 2 से ज्यादा होगा। कितना होगा 2 से ज्यादा। इसीलिए संख्या रेखा पर जो लंबाई लेंगे ना हम, वो 2 इकाई लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो √5 है वो 2 के बाद ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0, ये 0 है, यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ तक कितना हो गया 2, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी हमारी 2 इकाई होगी। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, तो हमारा 2 हो गया। इसके बाद जहां पर हमारा 2 लिखा, यहीं पर हमको एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचना। ठीक है, और इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, जितना यहाँ पर हमारा गैप है 1 इकाई। ठीक है, जितना इकाई, जितनी यहाँ पर लंबाई है, जितनी यहाँ पर है, वही यहाँ पर रहेगी। तो 1 इकाई की यहाँ पर लंबाई लेके और 0 से इसको क्या कर देना, हमको मिला देना। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। तो आप लोग याद रखना, यहाँ 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, वो ये लंबाई कैसी होना चाहिए, जितने जितने का आप लोगों ने यहाँ पर गैप लिया। ठीक है, 1-1 इंची का लेना है, तो ये भी 1 इंची की हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका हम नाम दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा जैसे O, और यहाँ पर लिख लिया हमने क्या, जैसे A नाम दे दिया, और यहाँ पर क्या P। इसके बाद ये लंबाई तो हमारी 2 हो गई, वो ये हमारी 1 हो गई, लेकिन O भी तो अपने पास है ही नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण। यानी इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे OB निकालने के लिए। ठीक है, तो बताओ O से लेके A तक, O से लेके A तक, यानी OA बराबर कितनी है हमारी 2 इकाई है। कितना है 2 इकाई। और A से लेके B तक की लंबाई, यानी कि AB बराबर कितना है 1 इकाई। ठीक है, इसके बाद OB की लंबाई हमको चाहिए है, तो इस समकोण त्रिभुज में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आगे लिख भी सकती हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो डायरेक्ट लगा दो। कैसे, क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सी कौन भुजा है जिसकी लंबाई जितनी है रख दो इसमें, तो कर्ण कौन सी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि OB। तो कर्ण की जगह पर रखेंगे हम OB। पूरे का स्क्वायर था, स्क्वायर कर लो। लंब कौन सी भुजा है हमारी ये वाली, यानी कि इसकी जगह पर रख देंगे हम AB। ठीक है, स्क्वायर है ही है। आधार हो जाएगी हमारी O से लेके A तक, यानी कि OA। तो आधार की जगह पर रख दिया OA। ठीक है, इसके मान भी रख दो। तो OB का तो मान हमको चाहिए है, ये रहेगा ज्यों का त्यों। बताओ AB कितनी, तो A से लेके B तक हमारा 1 इकाई था, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। OA, तो O से लेके A तक हमारा 2 इकाई था, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे 2, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। तो OB का स्क्वायर ज्यों का त्यों, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो बताओ OB बराबर, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, इस पर क्या था हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बताओ OB लंबाई कितनी आ गई हमारी निकल के
√5 निकल के आ गई। अब सुनो ध्यान से, ओ से लेके बी तक, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है हमारी, √5 है। तो ये लंबाई यहाँ पर नहीं चाहिए, यही √5 लंबाई हमको कहाँ पर चाहिए, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ओ को केंद्र मानकर और ओ बी त्रिज्या लेकर, यानी ओ बी की लंबाई त्रिज्या लेकर प्रकार से, है ना, ये गैप लेकर यहाँ पर से ऐसा इस पर क्या लगा देना, चाप लगा देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पर एक चाप लग जाएगा। ठीक है, तो 2 के आगे जो भी हमारा पॉइंट आ जाएगा ना संख्या रेखा पर, वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, √5 का। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं, माना कि यहाँ पर क्या हो गया, बिंदु सी हो गया। ए बी तक तो वही गया था, सी दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, तो संख्या रेखा पर √5 क्या हो गया हमारा, प्रदर्शित। ठीक है, तो आप लोग लिखना हो तो लिख भी सकते हो, है ना, कि अतः बिंदु सी, बिंदु सी √5 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ठीक है, तो ये हमने संख्या रेखा पर √5 को क्या कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। ये हमने आप लोगों को पूरी प्रश्नावली को समझा दिया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताना कमेंट में, हम आप लोगों को अच्छे तरीके से और भी बता सकते हैं। इसके बाद आप इंतजार कीजिए अगली प्रश्नावली 1.3 का, जिसके हम सबसे पहले एग्जाम्पल लगाएंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली की सवाल। ठीक है, तो चलते हैं, बाय।